हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। लगातार देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चलेंगे केमिस्ट्री के इस टॉपिक में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर, और आज इसका दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट। पिछला क्लास हम देख चुके हैं। पिछले क्लास में कुछ बातें हुई थी और पिछले क्लास चलते चलते सिस्टम बंद हो गया था अचानक से, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो वो वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ दिक्कत थी जिस कारण से सिस्टम बंद हो गया था। ठीक है, चलिए तो वहीं से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और थोड़ा देख लेते हैं पिछले क्लास में क्या क्या हुई थी, क्या क्या बातें हुई थी, हमने क्या क्या बातें किए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हम देख पा रहे थे। परिचय हमने देख लिए थे। तत्वों का वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास किसने किसने किया था, वो सारी बातें किए थे। तो हम देख लेते थोड़ा 5 मिनट क्या क्या हुआ था। तो मैंने कहा था कि 1800 ईसा तक सिर्फ और सिर्फ 30 ही तत्वों की खोज की गई थी। 30 ही तत्व जो है खोजे गए थे, और 2016 तक आते आते टोटल तत्वों की संख्या जो हो जाती है 118, और 118 में से 94 तत्व प्रकृति में प्रदत्त थे, प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल रूप से प्रकृति में आपको देखने को मिलता है, पाए जाते हैं। लेकिन 24 ऐसे तत्व हैं जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए, प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। तो वो 2 चीज़ याद रखिए यहाँ पर। फिर तत्वों का वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास जो भाई साहब लोगों ने किए, 3 लोगों ने। एक तो बर्जेलियस, दूसरा डॉबेराइनर और तीसरा न्यूलैंड। बर्जेलियस का वर्गीकरण जिन्होंने किया, ठीक है, वो धातु अधातु के रूप में इन्होंने किया। बर्जेलियस ने अपना तत्वों के वर्गीकरण के रूप में धातु अधातु के रूप में किया, मेटल नॉन मेटल के रूप में। वहीं पर डॉबेराइनर का त्रिक नियम क्या बोलता है, ठीक है, हम बात करेंगे। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये 3 भाई साहबों ने क्या किया था, तत्वों का वर्गीकरण अपने हिसाब से किए थे। जिसमें हमने बर्जेलियस का देखे थे, जिन्होंने धातु और अधातु के रूप में इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण कर दिया गया था। तो जो चमकीले तत्व होते थे, जो लचीले तत्व होते थे, लचीलापन जिनमें जो है देखने को मिलता था, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते थे, ऊष्मा विद्युत का सुचालक होते थे और सामान्य ताप पर ये ठोस अवस्था में मिलता था, उसी को वो धातु मान के, ठीक है, एक्साइट कर दिए थे। ठीक है, उनको अलग रख दिए थे। और अधातु जो चमकीला ना हो, चमकीला रहित हो, लचीलापन न दिखाई दे, कहने का मतलब आलोचनशील थे, और ऊष्मा और विद्युत का जो कुचालक था और सामान्य ताप पर ये ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते थे, ऐसे तत्वों को अधातु का रूप मान लिया गया था और इसको अलग रख दिया गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी, इनमें जो है खामियां ये थी बर्जेलियस के इस वर्गीकरण में, कि कई तत्व ऐसे थे जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते थे, मेटल नॉन मेटल दोनों का गुण रखते थे। उसको कहा जाता है उपधातु, मेटलाइट। और भाई साहब इनका जगह नहीं था, ठीक है, ये कहाँ रखा जाए, तो ये इनकी जो है खामियां थी, क्योंकि 2 ही वर्ग में इन्होंने डिवाइड किया गया था। फिर दूसरा हम देखे थे डॉबेराइनर का त्रिक नियम। वोल्फगैंग डॉबेराइनर जो 1817 में इन्होंने एक नियम दिया। इन नियम के अनुसार 3 तत्वों का भाई साहब ने ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के ये कहा कि जो मध्य में आने वाले जो तत्व होंगे उनका परमाणु द्रव्यमान जो होगा, उनके पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल से समझाया था, ये 3 का ग्रुप बनाया, इसमें से बीच वाला जो बी का परमाणु द्रव्यमान ए और सी के परमाणु द्रव्यमान के लगभग क्या होना चाहिए, औसत होगा। यही कहा था डॉबेराइनर ने, जो कि कुछ हद तक सही साबित हुआ। कुछ हद तक कहने का मतलब है, अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम
ये 3 तत्वों का ग्रुप इधर, दूसरे ग्रुप ये है कैल्शियम, स्टोडियम, बैरियम, और तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस प्रकार से तत्वों का क्या किया गया था, ग्रुप बनाया गया था, जिससे हमने देखे थे सोडियम था, इसका परमाणु भार 23, लिथियम का परमाणु भार 7 और पोटेशियम का परमाणु भार 39। और इसको इस प्रकार से इसका औसत औसत समझते हैं ना, औसत निकालते हैं, समझते हैं ना। औसत बराबर क्या होता है भाई, औसत बराबर दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। समझते हैं ना भाई, ये सब जानते हैं कि नहीं जानते? औसत कैसे निकालते हैं जानते हैं ना, मैथ्स में पढ़े हैं। औसत बराबर दी गई संख्या का कुल योग बटे संख्याओं का कुल संख्या, संख्याओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, औसत करते हैं। मैथ्स में आप सॉल्व करते हैं, आगे मैं मैथ्स कोशिश करूँगा, पढ़ाऊँगा, कोशिश क्या इसके में कुछ हो जाए, ठीक है। ये आपका अभी केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री ख़त्म होगा, फिज़िक्स लगभग ख़त्म हो चुका है, आपका केमिस्ट्री और फिज़िक्स चल रही है, दोनों जो है ये कंप्लीट होगा। उसके बाद हम चलेंगे, आई थिंक हम देखेंगे आपका इंडियन जियोग्राफी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी चल रहा है कंटिन्यूस, ठीक है, जिसमें अभी जलवायु हम देखे हैं शायद तक पिछले क्लास में, ठीक है, जलवायु, क्लाइमेट। और उसके बाद पैरेलली दोनों चलता रहेगा, ठीक है, जब तक वो समाप्त ना हो। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे। उसके बाद मैथ्स देखेंगे, मैथ्स या फिर आप देख सकते हैं जो है इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमी। और बीच में साइंस फिर वापस आएंगे, साइंस में 1-2 महीने बाद फिर से वापस आएंगे, और उसमें हम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये जो बाकी है वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं एडीईओ का भी क्लास आई थिंक स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से आपके लिए ये भरपूर पैकेज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास पर आते हैं, फिलहाल इसकी बातें हम करेंगे बाद में। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग हम देखेंगे बाद में अलग से, ठीक है, आराम से, अभी 1-2 महीना भी टाइम है। चलिए, तो औसत बराबर दी गई संख्या का कुल योग बटे संख्याओं की संख्या होता है, आप जानते हैं। और जैसे कि मैंने निकाला, दी गई संख्या कितनी है, 2, और दोनों का योग बटे कुल संख्या 1-2 बटे 2, तो ये औसत निकलता है। ये सिंपल सी बात है, बताने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने यही निकाले थे, और 23 इसका क्या था, परमाणु द्रव्यमान था, और 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23। तो ये दोनों बराबर हो गए थे, तो लगभग मैंने क्या कहा था, बराबर था। यहाँ पर भी स्ट्रोनियम की बात करें तो 88 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है, और इस प्रकार से फर्स्ट और थर्ड तीनों का प्लस करके, कहने का मतलब तीनों का जो है औसत निकाले, दोनों का, फर्स्ट और थर्ड दोनों का औसत निकाले, तो इस प्रकार से 88.5 आता है, लगभग इसके बराबर है। ब्रोमीन की बात करें तो आप देखिए, क्लोरीन और आयोडीन दोनों का हम क्या निकालें, औसत निकालें, तो ये आपका 81 आता है, और ये 80 है, तो लगभग औसत, मैंने इसलिए कहा लगभग औसत। तो इस प्रकार से भाई साहब ने 3-3 का ग्रुप बनाया, और इस प्रकार से बताया कि जो मध्य में आने वाले तत्व है, उनके परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग क्या होना, औसत होगा। इसको याद रख लीजिए, याद नहीं करते तो इसको समझ लीजिए, याद आसानी से हो जाएगा। कुछ ही तत्वों तक ये लागू होता था। इसकी खामियां ये थी कि डॉबनियर साहब तो ये तो करके चले गए, लेकिन कुछ ही तत्वों तक ये फॉलो होता है, बाकी के तत्वों में डिफरेंशिएट देखने को मिलता है, जिसके कारण से ये असफल हो गया, एक तरह से मान सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम देखे थे न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड भाई साहब फिर आए, ठीक है,
एक और वैज्ञानिक 3rd नंबर में। और इस समय न्यूलैंड ने क्या दिया, अष्टक नियम दिया। उस समय तत्वों की जो संख्या थी 56, 1865 तक आते आते तत्वों की संख्या कंटिन्यूस जो है थोड़ी थोड़ी जो है खोज हो रही थी, बढ़ रही थी। तो इस समय तत्वों की जो कुल संख्या है, एलिमेंट्स की कुल संख्या है वो 56 थी। और तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था, जहां पर आप देख सकते हैं 8 तत्वों के 7 ग्रुप बनाए गए थे, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन पहले नंबर पर स्थापित था और अंतिम नंबर पर थोरियम को रखा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 क्या थे, रो थे, 7 क्या थे भाई साहब, रो थे, और 8 क्या था, कॉलम था। क्या था, 8 कॉलम था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। और इस प्रकार से, ठीक है, रखे गए थे। 8 तत्वों के 7 ग्रुप बनाए थे। तो कहने का मतलब 7 8 56। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, एक नियम बना था जिसको कहा जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। और इस अरेंजमेंट में ये पाया गया, ये देखा गया, ठीक है, ये 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक आप देख पा रहे हैं। ये पाया गया कि जो पहले तत्व है वो अपने इसी नंबर कंटिन्यूस चलेंगे तो जो 8वें तत्व से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनका दोनों का गुणधर्म लगभग एक होता है, एक समान होता है। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, जैसे लिथियम और सोडियम का, जैसे सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है, दोनों इन सभी का गुण लगभग समान रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी खामियां थी, ठीक है। आप जो है गलती करके सीखेंगे, भाई साहब गलती तो कर रहे हैं लगातार। जैसे हम परमाणु उसमें देखे थे, ठीक है, परमाणु संरचना में देखे थे, वैसी हाल यहाँ पर भी रहा। तत्वों का वर्गीकरण ठीक ठाक से कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ खामी निकल के आ रही थी। परमाणु संरचना में भी हमने देखे थे, डाल्टन का परमाणु संरचना हम देखे थे, ठीक है। डाल्टन साहब ने गोला करके बता दिया कि भाई साहब गोला एक परमाणु है। फिर जे थॉम्सन का हमने परमाणु संरचना देखे थे। फिर आप देखे थे रदरफोर्ड का परमाणु संरचना, परमाणु सिद्धांत। फिर आप नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत देखे थे। तो सब में अब जो है अपनी अपनी बातें रखी थी और लगभग सभी फेल होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी खामियां उसमें नजर आ रही थी। तो उसी प्रकार आपके जो तत्वों के अरेंजमेंट में भी कुछ खामियां थी। जैसे कि मैंने पहले में बताया, धातु अधातु, बर्लियस साहब ने धातु अधातु तो रख दिया, लेकिन जो दोनों का गुण रखते हैं उपधातु, उसको कहाँ रखा जाए, ये इनमें दिक्कत थी। दूसरे में त्रिक नियम जो था, ठीक है, डॉबनियर का जो त्रिक नियम दिया था उसमें भी खामियां थी। उसमें आगे की जो तत्व है वो फॉलो ही नहीं करता नियम। और थर्ड, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक सीमित था, कैल्शियम तक। और कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना 20 है, ठीक है। और कैल्शियम के बाद जितने भी आने वाले तत्व होंगे वो इस नियम को फॉलो करता ही नहीं है, जिसके कारण से ये भी एक तरह से क्या है, इनकी खामियां थी। आई बात समझ में? मेंडलीव का आवर्त सारणी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आए हैं, थोड़ा से हुआ था, इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल की क्लास में हम देख रहे थे तो अचानक सिस्टम बंद हो गया था, जिसके कारण से, ठीक है, अपने आप जो है ऑफ हो गया। तो चलते हैं, आज देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, मोसले की आवर्त सारणी, फिर ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप देख सकें जो आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल वो ये है। नॉर्मली आप जो देखते हैं पीरियोडिक टेबल वो क्या है भाई साहब, ये है। लेकिन ये कैसे आया, क्यों हुआ, ये जब मोसले साहब आएगा तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा लिस्ट है जो हम पढ़ने वाले थे। तो परिचय हो गया था, तत्वों का वर्गीकरण का प्रथम प्रयास देखने को मिला था 3 वैज्ञानिकों, बर्लियस,
आपका डॉबेराइनर और आपका न्यूलैंड। मेंडलीव की आवर्त सारणी हम देखेंगे, फिर मोसले, दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे प्रथम मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो पहली बात है, तो मेंडलीव का पूरा नाम क्या है भाई? इवोनोविच मेंडलीव। ठीक है, ये भी मेंडे हैं, इवोनिच मेंडलीव। और ये भाई साहब 1869 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया? आवर्त सारणी दिया। ठीक है, क्या किया? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी कहने का मतलब है कि तत्वों को अरेंजमेंट किया। तत्वों का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? आवर्त सारणी। क्या किया? आवर्त सारणी दिया। पहली बात है। दूसरी बात है, इस भाई साहब ने इस समय, अगर इसकी बात करूं तो इस समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? कुल तत्वों की संख्या थी 63। ठीक है, 63। और इन्होंने तत्वों को किस प्रकार से अरेंजमेंट किया? तत्वों का अगर अरेंजमेंट देखें, अगर अरेंजमेंट देखें, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, तो उन्होंने किस प्रकार से अरेंजमेंट किया वो हम देखेंगे। चलिए, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान कहने का मतलब है एटॉमिक मास। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया या अरेंजमेंट किया। ठीक है, और इन्होंने किस प्रकार सजाया कि सात सात तत्वों के 9 ग्रुप बनाए। क्या बनाए? 7 तत्वों के 9 ग्रुप बनाए। इसका मतलब क्या हो गया? तो 7 × 9 = 63। 9 7 63 होता है ना भाई, कि नहीं होता? तो टोटल कितनी हो गई भाई साहब? 63। ठीक है, 7 का ग्रुप बनाया तत्वों के, 7 तत्वों को 9 ग्रुप में उन्होंने क्या किया? सजाया। ठीक है, चलिए, और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? मैंने क्या कहा? अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। और उन्होंने एक एलिमेंट लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, एलिमेंट लिया। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? हालांकि मैं इसको बता चुका था, लेकिन थोड़ा अच्छे से मैं इस प्रकार से बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, इन्होंने सबसे प्रथम जो तत्व लिए, वो तत्व कौन था भाई साहब? वो तत्व था हाइड्रोजन। स्टार्टिंग का जो प्रथम तत्व लिए थे वो कौन सा तत्व था? वो था हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व था यूरेनियम, ठीक है। प्रथम जो तत्व लिए वो क्या था? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व का लिया वो था यूरेनियम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 7 क्या है? रो है, ठीक है। और इस प्रकार से आएंगे आपके क्या है, इस प्रकार से और आएंगे कॉलम। हालांकि इसको मैं नेमिंग नहीं दिया हूँ नाम लेके, तो इस प्रकार से आप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नंबर है, मैंने इस प्रकार से डेज किया है, लेकिन ये 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से आप कंटिन्यू करेंगे तो टोटल जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 63। कितनी होगी? 63। और ये कौन से नंबर है? ये 63वां तत्व। और ये था प्रथम तत्व, फर्स्ट तत्व, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? अरेंजमेंट किया। और साथ ही साथ ये भाप चुके थे, कौन भाई साहब? मेंडलीफ ने, ठीक है। पहली बात अगर देखें उसके पहले, तो मेंडलीफ के पहले जिन्होंने जो नियम दिए थे उनमें से जो नाम आता है वो कौन है? आपका न्यूलैंड-कास्टक नियम। तो न्यूलैंड-कास्टक नियम के समय जो तत्वों की कुल संख्या थी 56। और ये भाई साहब भाप लिए थे मेंडलीफ ने कि समय जब आएगा, आने वाले समय में, भविष्य में तत्वों की खोज देखने को मिलेगी और नए तत्व का जो है क्या होगा? डिस्कवर होगा, नए तत्व और आएंगे। तो नए तत्व आएंगे तो उसके लिए भी इन्होंने क्या किया? नए तत्वों के लिए भी स्थान छोड़े गए थे, ठीक है। कुछ इनमें ऐसी बातें हैं कि पहली बात ये, मैंने क्या कहा? नए तत्वों के लिए, नए तत्वों के लिए स्थान छोड़े गए थे भाई, स्थान छोड़े गए थे कि वो भाई साहब आएंगे, ठीक है। नए तत्व जो है आएंगे, उसके लिए स्थान छोड़े गए थे। उन्होंने क्या कहा नए तत्व को? ठीक है, एक्का एल्यूमिनियम, ये जो नाम दिया एक्का एल्यूमिनियम, ठीक है। और वो नए तत्व क्या होगा? गैलेनियम, क्या होगा? Ga। दूसरा इन्होंने क्या किया? एक्का सीरियम, ये नाम दिया, अलग से रख दिया था, लेकिन उसके स्थान पर जो आएंगे वो क्या होगा भाई? वो क्या होगा? फिर जर्मेनियम, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से मेंडलीफ ने किस तत्व के लिए स्थान छोड़े थे? एक्का बोरॉन और स्कैंडियम, Sc।
जी ए, जी ई और एस सी, ये तीनों के लिए क्या किए थे, स्थान छोड़े गए थे भाई साहब। तो बखूबी इन्होंने क्या किया, स्पेशल अरेंजमेंट किया। देखा तो सबका फेल होते जा रहा है, ठीक है, सबका फेल नज़र आते ही जा रहा है। बर्लियस ने वही किया, फिर फेल हो गया, ठीक है, कुछ कुछ खामियां निकली। फिर आपने देखे डॉबनियर साहब, उनका भी कुछ कुछ खामियां देखने को मिला। फिर आप देखें न्यूलैंड, उनका भी कुछ कुछ खामियां देखने को मिला। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपने तरफ से जोर लगाया, ठीक है, मेरी तरफ से खामी निकली तो देखा जाएगा। सबने अपना अपना जो है 100% दिया। चलिए तो हम बात करेंगे मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कुछ खामियां। तो भाई साहब इतनी कुछ करने के बाद भी इनमें खामी नज़र आती है, और वो क्या क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की खामियां, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, आप लिख सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। चलिए, तो क्या क्या खामी है। सबसे प्रथम, जब इन्होंने सजाया, ठीक है, देखा तो हाइड्रोजन को 2 स्थानों में रख दिया था भाई साहब। हाइड्रोजन को 2 स्थान मिले, दिए गए, ठीक है। एक तो उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रखा, और एक तो उन्होंने 7th ग्रुप में भी रखा, ठीक है। क्या रखा, 7th ग्रुप में रखा। हाइड्रोजन को उन्होंने 2 स्थानों पर नोमित किया था, 2 स्थानों पर रख दिए थे, ठीक है। एक कहा भाई साहब हाइड्रोजन फर्स्ट क्रम में भी आएगा, हाइड्रोजन 7 भी है। तो ये दिक्कत है, अरे कोई व्यक्ति किसी समय एक ही जगह तो पहुंच सकता है, ये दोनों जगह पहुंच गए, तो इसलिए ये पहला खामी था, ठीक है। दूसरी खामी क्या है कि समान तत्व, समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया, ठीक है। समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग ग्रुप में रख दिया, अलग अलग ग्रुप में रखा। जैसे कि कॉपर एवं मरकरी, इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी गुण है, एक ही है लगभग, ठीक है। एवं प्लेटिनम, ठीक है, आपके जो एयू है और प्लेटिनम है, दोनों को क्या रख दिया, अलग अलग ग्रुप में रख दिया। पेरिडियम और पीबी लेड, ठीक है, इनको भी अलग अलग ग्रुप में रख दिया। तो कहने का मतलब है समान गुणधर्म, उन्होंने गुणधर्म देखे नहीं, उन्होंने क्या देखे, बढ़ते हुए परमाणु जो द्रव्यमान है उनके आधार पर रखना शुरू करते। तो गुण देखे नहीं कि भाई साहब इनके गुण एक नज़र आ रहा है कि अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो ये भी इनकी क्या थी, खामियां थी। और तीसरी सबसे बड़ी खामी यह थी कि जो है बढ़ते हुए परमाणु जो है भार के हिसाब से इन्होंने अरेंजमेंट किया, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी थे जिनकी परमाणु जो द्रव्यमान है या परमाणु भार है वो ज़्यादा है, लेकिन वो क्रम में पहले स्थान लेता है,
समझ रहे हैं मेरी बातें? मैंने क्या कहा, तीसरे नंबर की खामियां, ठीक है, जिन्होंने जिस बात के लिए वो अरेंजमेंट किया, जिसके लिए अरेंजमेंट किया, उसी में खामी निकला। ठीक है, तो इसमें खामी क्या थी कि क्या लिखूं, जिस तत्व के परमाणु द्रव्यमान, जिस तत्व के परमाणु द्रव्यमान ज्यादा थे, क्या थे, ज्यादा थे, उन्हें, ठीक है, कम द्रव्यमान वाले तत्वों से, कम परमाणु द्रव्यमान रखने वाले, ऐसा लिख सकता हूं, कम परमाणु द्रव्यमान रखने वाले तत्वों से पहले रखा गया। जैसे कि अगर देखें एग्जाम्पल, जैसे कि अगर देखें एग्जाम्पल, कोबाल्ट निकिल, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक क्या है, 27 है, और निकिल का परमाणु क्रमांक क्या है, 28 है। ठीक है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है और निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए कोबाल्ट का परमाणु अगर भार देखें तो 58.9, लगभग 59, और निकिल का क्या है, 58.7। तो इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान किसका अधिक है, इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान अधिक, परमाणु जो है द्रव्यमान क्या है भाई, अधिक है। आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा, सॉरी मैंने क्या कहा, कम है भाई, उल्टा बोल दिया, परमाणु द्रव्यमान इसका कम है, इसका परमाणु द्रव्यमान अधिक है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, अधिक है। अब भाई साहब ने क्या कहा था, ये देखिए क्या कहा था इन्होंने कि तत्व को कैसे अरेंजमेंट किया गया था कि उनके बढ़ते हुए, ठीक है, क्रमिक रूप से बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से वो रखा गया। कहने का मतलब कम परमाणु द्रव्यमान पहले आएंगे, फिर उनसे अधिक जो है परमाणु द्रव्यमान रखने वाले तत्व, फिर उससे फिर अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार से कंटिन्यूस चलेगा। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखिए तो ये 58.9 क्या होते हैं, अधिक होते हैं 58.7 से। तो आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो ये पहले रखा गया था निकिल से पहले, निकिल के पहले किसको रखा गया था, कोबाल्ट को रखा गया था। लेकिन रखना किससे चाहिए था, निकिल को पहले रखना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए था, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान निकिल का कम है, कोबाल्ट का ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा वाले को पहले रखा गया। तो ये इसकी सबसे बड़ी खामी थी। ठीक है, तो जिस तत्व के परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा थे उन्हें कम परमाणु द्रव्यमान रखने वाले तत्वों से पहले रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल आप देखते हैं, ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे और सारे एग्जाम्पल हैं, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, और एक और खामियां इसमें थी कि समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। समस्थानिकों के लिए आइसोटोप, ठीक है, समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं था, नहीं दिया गया, निर्धारित नहीं किया। ठीक है, कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया, जो भी लिख सकते हैं, निर्धारित
समस्थानिक के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है, नहीं किया गया। ठीक है, समस्थानिक कहने का मतलब है आइसोटोप। आइसोटोप ये आप जानते हैं, आइसोटोप हम बात किए थे, समस्थानिक जिनके परमाणु, ठीक है, क्रमांक समान हो, समान स्थान रखते हो, लेकिन परमाणु भार डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे हमने देखे थे हाइड्रोजन के समस्थानिक, हम देखे थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे। एक है प्रोटियम, दूसरा था ड्यूटेरियम, एक था प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और एक था ट्राइटेरियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटेरियम। ये 3 समस्थानिक थे। ठीक है, जैसे कि ये 3 समस्थानिक थे, उसी प्रकार इनके जो समस्थानिक आएंगे, ठीक है, किसी भी तत्व के जो समस्थानिक आएंगे उनके समस्थानिक का कोई स्थान निर्धारित ये भाई साहब ने नहीं किया था। ठीक है, और इसी कारण से इनका जो है एक तरह से लगभग ये तो पहुंच गए थे अपनी आवर्त सारणी को बनाने में, लेकिन ये लगभग, ठीक है, कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि बहुत सारी खामियां थी। ये 3-4 मैंने खामियां गिनाई और कुछ कुछ होंगे। ठीक है, अब बुक जाइए, बुक में जाके पढ़िए, आपको और कुछ नज़र आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेनली जो है समस्थानिक ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये हो गए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे भाई, ये तो आपका हो गया मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब बात करेंगे किसमें, मोसले का आवर्त सारणी। ठीक है, अब मेंडलीव साहब तो हो गए, अब बात करेंगे मोसले साहब का आवर्त सारणी, ये किस प्रकार से उन्होंने अरेंजमेंट किया था। ठीक है, मोसले का आवर्त सारणी, या जिसे एक और नाम दिया जाता है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, अब सभी गलती कर रहे थे भाई, कोई ना कोई खामियां थी। ठीक है, तो इसमें कोई एक तो आएगा जो इस गलती को सुधारेगा, एक प्रॉपर जो पीरियोडिक टेबल वो स्टेब्लिश करेगा, बनाएगा। ठीक है, अरेंजमेंट करेगा, सजाएगा। उनमें से था भाई साहब मोसले। और मोसले ने जो आप देख पा रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं, देखते हैं, उनमें इस प्रकार से ये सजाया था उन्होंने। ठीक है, और कैसे सजाया था ये आप देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। हम आगे चलते हैं। ये जो प्रॉपर आप जोतेंगे, यही है आधुनिक आवर्त सारणी और यही है मोसले का आवर्त सारणी। ठीक है, चलिए, तो आपको थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा नेमिंग, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, आपके बुक में होंगे, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी पेस्ट होता है, ये एक इमेज है, जब भी पेस्ट होता है तो थोड़ा ब्लर हो जाता है, उनकी साइज़ कम हो जाती है, ब्लर हो जाता है, तो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, प्रॉपर आपको दिखेंगे। चलिए, मोसले का आवर्त सारणी, कुछ कुछ बातें कर लेते हैं मोसले साहब के बारे में। पूरा नाम क्या है, हेनरी मोसले। क्या है, हेनरी मोसले।
और हेनरी मोसले ने 1913 में, बहुत लंबे समय बाद, 1913 में इन्होंने क्या किया, ठीक है, कहा जाता है कि परमाणु क्रमांक की खोज की, ठीक है, और इन्होंने इसी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम, ठीक है, परमाणु किसी तत्वों को उसके परमाणु बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को सजाया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, परमाणु क्रमांक की खोज की, और उन्होंने, मैंने क्या कहा कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए, ठीक है, क्या है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर अरेंजमेंट किया, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया या अरेंजमेंट किया। जो भी है, परमाणु क्रमांक कहने का मतलब है एटॉमिक नंबर। क्या है, एटॉमिक नंबर। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा कि भाई साहब मोसले ने क्या किया था, उन्होंने खोज की थी किसकी, परमाणु क्रमांक की, और परमाणु क्रमांक की इन्होंने खोज की और खोजा, और उन्होंने इस तत्व को, ठीक है, जितने भी तत्व होंगे, ठीक है, उस तत्व को, क्योंकि देखिए 1913 चल रहा है, ठीक है, 1913 चल रहा है, उस समय 118 तत्वों की लगभग खोज हो गई थी। 2016 हम देखे थे आते आते तक, लास्ट तक, ठीक है, बुक में लिखा है 2016, क्योंकि उस समय हो सकता है उसके आसपास ये जो बुक छपी होगी तो 2016 लिख दिया, अभी बुक छपेगा तो 2022 कर देंगे, 23 कर देंगे, ठीक है। तो 1913 तक आते आते मोसले का जो है, मोसले ने, ठीक है, अपनी आवर्त सारणी जो बनाई, उनमें कितने तत्व थे, 118 तत्व, ठीक है। कुल तत्वों की संख्या ठीक है, कितनी थी, टोटल 118 था, और 118 तत्वों को, ठीक है, 118 तत्वों में कितने थे, 7 पीरियोड थे, और ग्रुप कितने थे, 18 ग्रुप थे। कितने थे, 18 ग्रुप थे। 118 तत्वों में, चलिए तो हम बात करेंगे ग्रुपों को, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, इस प्रकार से। फिर हम बात करेंगे आपके जो है पीरियोड की, आवर्त की। ठीक है, दो मिनट वेट करें।
चलिए अब देखिए, ये 7 पीरियड थे, 18 ग्रुप थे। देखिए 7 पीरियड दिख रहे हैं आपको, ये पहला है, ये लिखाई दे रहा होगा, दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ठीक है। ये इसी के अंदर है, मैं बताऊंगा, ठीक है। लैक्टिनाइट ग्रुप, एक्टिनाइट ग्रुप जो है, दोनों जो है वो इसी के अंदर है। ये कितने हैं, 7 ग्रुप हो गए, और आपके 18, ये 1, ये 2 दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं बना रहा हूँ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18, ठीक है। ब्लर दिखाई दे रहा है इसलिए मैं, हालांकि लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेकिन शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से 7 क्या थे, ये पीरियड थे, ठीक है। क्या थे, 7 क्या थे, पीरियड, कहने का मतलब आवर्त, आवर्त, और ये है ग्रुप। 18 क्या थे, ये क्या थे, ग्रुप थे। 18 क्या थे, ग्रुप, कहने का मतलब है वर्ग। तो ग्रुप और वर्ग में क्या किया था इन्होंने, इस प्रकार से अरेंजमेंट किया था, ठीक है। चलिए, अब देखिए कुल संख्या तो हो गई, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18, 1 2 इधर उधर रह गया, ठीक है, 118, ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये आपको, आप देख लीजिए, इस प्रकार से इन्होंने सजाया, ये पीरियड में और ये क्या है आपके जो है वर्ग में। अब देखते हैं पीरियड के अंदर, हम देखेंगे कुछ कुछ जो चीज़ें हैं। पहले ग्रुप के बारे में देख लेते हैं, जो पहले नंबर का ग्रुप है, दूसरे नंबर का, कौन कौन से नंबर का ग्रुप है, क्या क्या चीज़ इसमें क्या है, खासियत है, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए पहले ग्रुप ही देख लेते हैं। अगर हम ग्रुप्स की बात करें, या जिसे क्या कहा जाता है, वर्ग, देखिए पहली बात है फर्स्ट ग्रुप, जो पहले नंबर का ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जो पहले नंबर का ग्रुप है वो क्या है,
क्षारी धातुओं का ग्रुप है। क्या है? क्षारी धातुओं क्या क्या है भाई सब? ग्रुप है। चलिए, क्षारी धातु ग्रुप कहने का मतलब है कि ऐसी धातु है, ठीक है, ऐसे मेटल है। क्षारी धातु कहने का मतलब है ऐसे मेटल जिसको हम केक की तरह काट सकते हैं। कहने का मतलब चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। ऐसे जो तत्व है जो किस में आएंगे? फर्स्ट ग्रुप में, और वो क्या कहलाता है? क्षारी धातु। तो क्षारी धातु जिसको क्या कहा जाता है? चाकू से काटा जा सकता है। केरोसिन में केरोसिन समझते हैं ना? अरे भाई मिट्टी का तेल वगैरह, केरोसिन में डुबा कर रखा जा सकता है, डुबा कर रखा जा सकता है। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? क्षारी धातु कहते हैं। ठीक है, जो चाकू से काटा जा सकता है और जिसको केरोसिन में डुबा कर रखा जा सकता है। और ये क्या है? इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया कहने का मतलब है जैसे कि पहले ग्रुप में इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको अभी भाई साहब को छोड़ दीजिए, ये गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है भाई साहब? गैस है। तो इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के बारे में अलग से लास्ट में देख लेंगे कि भाई साहब ये भाई साहब ना घर का होते हैं ना घाट का होते हैं, समझते हैं ना? घर का ना घाट का, वैसी टाइप इनकी स्थिति है, कभी इधर कभी उधर। चलिए, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। देखिए, लिथियम को देख लीजिए, फर्स्ट ग्रुप है ना? ठीक है, लिथियम को देख लीजिए, सोडियम को देख लीजिए, पोटेशियम को देख लीजिए, रुबिडियम, स्केडियम, फ्रेंशियम, ये जितने हैं वो उसको क्या किया जाता है? एकदम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? चाकू से काटा जा सकता है और साथ ही साथ इसको केरोसिन में डुबाकर भी रखा जा सकता है। तो इसी को कहते हैं हम क्षारी धातु। तो पहले ग्रुप में क्या किसको रखा गया है? क्षारी धातु को रखा गया है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप। सेकंड जो ग्रुप है, उस सेकंड ग्रुप में किसको रखा गया है? क्षारी मृदा धातु को, क्षारी मृदा धातु रखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जितने भी ये होंगे वो क्या है? क्षारी मृदा धातु, जो दूसरे नंबर के हैं। ठीक है, दूसरे नंबर के हैं। ठीक है, चाहे आप बात कर लो बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, ठीक है, स्टोनियम की, बेरियम की, रेडियम की, ये जितने हैं वो क्या थे? क्षारी मृदा धातु। ठीक है, चलिए देखिए, इन तत्वों के जो ऑक्साइड होते हैं, ये ढूंढ रहा था, क्षारी मृदा, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारी होते हैं। और ये भूपर पट्टी पर, ठीक है, ये किस पर? भूपर पट्टी पर पाए जाते हैं, मिलते हैं या पाए जाते हैं।
एक चीज़ और इनके बारे में, क्षारीय धातुओं के बारे में एक चीज़ और, ये H2 से क्रिया कर क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। जब देखेंगे तब बात करेंगे रिएक्शन वगैरह हम, ठीक है। चलिए, मैंने क्या कहा, पहले ग्रुप में क्षारीय धातु को रखा गया है, और क्षारीय धातु कहने का मतलब है ऐसे धातु जिसको क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, ऐसे धातु जिसको केरोसिन में डुबा कर रखा जा सकता है, ऐसे धातु जो H2O से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, इसको कहा जाता है क्षारीय धातु, जो फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। दूसरे ग्रुप में रखा गया है क्षारीय मृदा धातु, और क्षारीय मृदा धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और ये भूपर पट्टी पर देखने को मिलता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, रेडियम, ये जितने हैं ये भूपर पट्टी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, आगे नंबर 11, इसकी बात करें, ठीक है। हम कुछ जो इम्पोर्टेंट क्या है, जो वर्ग है उसकी हम बात करें ना, क्या है, 11th ग्रुप में आप देखेंगे इसको कहा जाता है सिक्का धातु ग्रुप, ठीक है। क्वाइन मेटल जिसको कहा जाता है क्वाइन मेटल या सिक्का धातु ग्रुप। ये जो सिक्का धातु ग्रुप है क्वाइन मेटल, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है, सिलिकॉन, यहां पर देखते हैं, ये कौन सा नंबर है भाई, 11, कहाँ गया ये, ठीक है। जो कॉपर है, जो ऑर्गन है, जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, ये सिल्वर और ये गोल्ड, मैंने क्या कहा, ये कॉपर है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ठीक है। ये आपके ठीक है, ये सभी जो 11वें ग्रुप में है। एक और है रोन्टेनियम, ठीक है, अलग टाइप का नाम है भाई। ये सारे के सारे ये क्या है, सिक्का धातु ग्रुप, इसको क्या कहा जाता है, 11वें नंबर को सिक्का धातु ग्रुप, सिक्का धातु ग्रुप, ठीक है। चलिए, इसको क्या कहता है, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, और ये ग्रुप है, ये क्षारीय धातु वाला ग्रुप है, क्षारीय धातु। तो फर्स्ट ग्रुप क्षारीय धातु, अभी ग्रुप के बारे में चर्चा करें ना, पीरियड के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। सेकंड क्षारीय धातु, ठीक है, ये ब्लॉक के बारे में, जब ब्लॉक वगैरह आएगा तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और कुछ है वर्ग 17, इसको कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। 7th ग्रुप
इसको क्या कहा जाता है? हैलोजन ग्रुप। अरे यार अच्छे से लिखा कैसे नहीं रहा है, कौन से नंबर है ये? थर्ड के बाद मैं लिखूँ फोर्थ। 17वें सेवंथ ग्रुप। इस सेवंथ ग्रुप को क्या बोला जाता है? हैलोजन ग्रुप। ठीक है, और हैलोजन ग्रुप कहने का मतलब है कौन कौन से आएंगे आपके? 17 फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जितने भी आएंगे, ठीक है, जितने भी आएंगे वो क्या क्या कौन सा ग्रुप कहलाता है? वो हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, चलिए 18 ग्रुप जिसको कहा जाता है अक्री गैस वाला ग्रुप। क्या है? अक्री गैस, अक्री गैस। ठीक है, ये जो 18 नंबर के जो है हीलियम है, ठीक है, आपका नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, ठीक है, और एक और क्या बोला जाता है भाई इसको? ऑग्नेशियम। ठीक है, अजीब टाइप का नाम रहता है, जो भी है, जितने भी है वो क्या है? वो जिसको क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस या अक्री गैस। तो 18वें नंबर पर 18वां ग्रुप है, कहने का मतलब 5वें नंबर पर गए थे 18 ग्रुप, 18वें नंबर का ग्रुप, इसको कहा जाता है अक्री गैस वाला ग्रुप, गैस ग्रुप। ठीक है, या जिसे इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस। अब ये अक्री गैस क्या होता है? इनर्ट गैस क्या ले, या जिसे नोबल ग्रुप कहते हैं। ये नाम याद रखिए भाई, कभी नोबल ग्रुप के नाम से जाना जाएगा इनर्ट गैस, कभी अक्री गैस। ठीक है, चलिए तो अक्री गैस क्या है इसके बारे में बातें करेंगे, आवर्त के बारे में बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक चाहिए मुझे। ठीक है, 2 मिनट मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, कहने का मतलब ब्रेक ले लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। बहुत टाइम से लगातार बोल ही रहा हूँ, तो 2 मिनट का रेस्ट है, उसके बाद हम बात करेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए, क्या क्या चीज़ है, क्या है। ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए,
सॉरी 2 मिनट के ब्रेक के बाद आप सबका फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेजिक कॉम्पिटिटर्स, देख रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास। ये हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ रुख कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे। देखिए पहले ग्रुप की बातें कर चुके हैं, दूसरे की बातें कर चुके हैं, 11वें नंबर की बातें कर चुके हैं, 7वें नंबर, 18वें नंबर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उन ग्रुपों के बारे में बात करना। बाकी की बातें जब ब्लॉक आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बात निकल के आई है अक्रिय गैस, निकल के आई है क्या है, अक्रिय गैस। देखिए अक्रिय गैस वह ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिनकी बोल सकते हैं जो संयोजकता होती है, इनकी जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। हीलियम को छोड़कर इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों, सीधा लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन सिंबल बना देता हूं, इलेक्ट्रॉनों, अरे यार क्या हो रहा है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। एवं इनकी संयोजकता 0 होती है। अक्रिय गैस कहलाता है। अक्रिय गैस हो गया भाई, गैस है, अक्रिय गैस कहलाता है। चलिए अब देखिए इसमें कौन कौन से, एक तो मैंने क्या कहा, एक तो है आपका हीलियम है, ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 2 है। नियॉन है, नियॉन का परमाणु क्रमांक क्या है, 10 है। नियॉन के बाद ऑर्गन है, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक आपका कितना है, 36 है। जेनॉन है, ठीक है, क्या है, जेनॉन है, जेनॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 54 है। आपका रेडॉन है, रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86 है, 86। और एक और है जिसको कहा जाता है ऑर्गेनियम, ठीक है, OG, जिसका परमाणु क्रमांक 118 है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, इसको छोड़कर, इसको क्यों छोड़े भाई, क्योंकि इनका जो है ये क्या है, ये 2 ही है, ठीक है, ये क्या है, ये 2 ही है। अब देखिए इसको मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ से लिखूं तो ये किस प्रकार होगा, 2 और 8 होगा, 8 2 10। इसको लिखूं तो 2 8 2 10 और 8 18, इसको लिखूं, ठीक है, 2 8 8 18 और 18 36। तो इस प्रकार से कंटिन्यू, मैं सबको नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है, आप जोड़ लीजिए, ताड़ लीजिए, जो भी है, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है 2 8 8 18 18 32, ठीक है। चलिए 2 8 8 18 18 32, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैसे निकालेंगे, 2 8 8 18 18 और 32, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए
ये इसका ये अलग है ना भाई, आखिरी गैस का नहीं है, मैं ऐसे लिख दिया हूँ आखिरी गैस है करके। चलिए इस प्रकार से आप निकालेंगे। अब देखिए 2-3 को मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखने वाली बात ही है कि मैंने क्या किया कि हीलियम को छोड़कर, तो हीलियम क्यों छोड़े, क्योंकि इनको अगर लिखूं तो सिर्फ 2 ही है, ठीक है, तो 2 ही है, तो इनके बाहरी कक्ष में कहने का मतलब 2 ही है, प्रथम और बाहरी कक्षा मतलब एक ही है, प्रथम कक्षा भी वही है और बाहरी कक्षा भी यही है, ठीक है। तो इनमें इनके जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बाहरी कक्षा में सिर्फ 2 ही होंगे और पहले कक्षा में ही 2 होंगे, कहने का मतलब एक ही है। अब देखिए बात करते हैं आपका नियॉन से। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है और इसको लिख कैसे सकते हैं 2-8, और ये क्या है इसका क्या है आपका बाहरी कक्षा, तो इनके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है 8 है। इनके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 8 है, और इनकी भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। कहने का मतलब जितने भी है इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 8 होगी, जो मैंने लिखा है, पहली बातें। दूसरी बातें मैंने कहा एवं इनकी संयोजकता कितनी होगी 0। वैलेंसी मैं पढ़ाया हूं, ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या है, अगर संयोजकता की बात करें तो आपको समझ आ जाएगा, संयोजकता की बात करें या वैलेंसी की बात करें तो ये 2 प्रकार के निकलते थे। 2 प्रकार कहने का मतलब फर्स्ट कंडीशन 2 कंडीशन था, मैंने बताया था, आपको याद आ रहा होगा, नहीं वो अलग बात है। फर्स्ट कंडीशन मैंने कहा था कि अगर बाहरी कक्षा में ठीक है, अगर कितने रहते हैं बाहरी कक्षा में इनके इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो या फिर क्या हो 4 हो, ठीक है। तब की स्थिति में ठीक है, जितने भी जो है इसके जो संयोजकता होंगे वो उतना ही होंगे। कहने का मतलब है संयोजकता बराबर क्या होगा आपके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजकता बराबर क्या है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उनकी संयोजकता होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी किसी की बात करो तो इसकी अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी होगी, 1 ही है। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2 होगी। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3 होगी, और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 4 होगी, ठीक है। ये मैंने बताया था। और कंडीशन नंबर मैंने क्या कहा था, कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन मैंने क्या कहा था, अगर किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो होगी, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, अगर 5 से ऊपर 5, 6, 7 और 8, अंतिम 8 ही हो सकते हैं। बाहतम बोरबरी का सिद्धांत क्या बोला है कि अंतिम जो कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, तो 8 होंगे। तो अगर 5 किसी भी परमाणु की कक्षा में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 5 दिखता है, 6 दिखता है, 7 दिखता है, 8 दिखता है, तो हम उसकी संयोजकता कैसे निकालते हैं। अगर संयोजकता की बात आई, तो संयोजकता बराबर 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या। तो देखिए अगर मैं आखिरी गैस का मैं निकालना चाहूं तो आखिरी गैस के जितने भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। इधर भी सब जितने भी आएंगे 8 है, ठीक है। तो इसको अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना निकलेगा भाई, संयोजकता जितने भी आखिरी गैस का 8 माइनस बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 बराबर कितना है 0। तो संयोजकता कितना होगी, संयोजकता वैलेंसी कितनी होगी 0 होगी। कितनी होगी 0। तो यही मैं बताने वाला था। ये सब ड्रामा करने का वजह यही है भाई साहब, इतने सारे समझाने का वजह है कि ये मैं बताने वाला था 0 कैसे होगा,
ठीक है। तो दोनों चीज़ों आपको पता चल गया है कि हीलियम को छोड़कर, बार बार मैं बोल रही इसलिए, हीलियम को छोड़कर जितने भी बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए एवं उनकी संयोजकता 0। तो ऑटोमेटिक अगर उनकी बाहरी कक्षा में 8 है तो संयोजकता 0 ही होगी, ये मान के चलिए। मैं दोनों को, ठीक है, दो अलग अलग बातों को, ठीक है, एक ही बातों को दो अलग अलग लिख दिए, कहने का मतलब एक ही, ठीक है, एक ही बात को मैं दो अलग अलग, ठीक है, तरीके से लिखा हूँ। संयोजकता 0 होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए अंतिम कक्षा में, मतलब एक ही है। जब 8 होगा तो ऑटोमेटिक इनकी संयोजकता 0 हो जाएगी, इस प्रकार से। क्लियर है बातें? बातें क्लियर है भाई? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है तो आप देख सकते हैं जितने भी है वो क्या होंगे, इस प्रकार से। चलिए, कुछ अक्रिय गैस के बारे में अगर बात करें, अगर हम कुछ अक्रिय गैस के, अरे यार, अगर हम कुछ अक्रिय गैस के बारे में बात करें, या जिसे इनर्ट गैस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस, ठीक है। तो कुछ इनर्ट गैस के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि अगर बात करें सबसे फर्स्ट, अगर हम बात करें सबसे प्रथम, तो प्रथम हीलियम के बारे में क्या कहा जाता है? सबसे हल्की अक्रिय गैस है। क्या है भाई साहब? सबसे हल्की अक्रिय गैस। अरे गैस लिखा जाता है यार। दूसरे नंबर की बात करें, रेडॉन, सबसे भारी अक्रिय गैस, सबसे क्या है? भारी अक्रिय गैस या इनर्ट गैस। तीसरे नंबर पे बात करें तो जेनॉन के बारे में बात करें तो वायुमंडल में प्रेजेंट, नेचर में उपस्थित या प्रेजेंट, नेचर में उपस्थित सबसे भारी गैस, सबसे भारी अक्रिय गैस। चौथा, ऑर्गन, वायुमंडल में प्रेजेंट सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाले अक्रिय गैस कौन है भाई साहब? वो है ऑर्गन है। और एक और रेडॉन, ठीक है, रेडॉन के बारे में एक और है, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। भूकंप के समय ये गैस मिलती है, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये सबसे हल्की गैस है, ठीक है, और ये किस समय? भूकंप के समय उत्सर्जित। अब अरे यार, मैं यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिया। रेडॉन के बारे में करना, भूकंप के समय उत्सर्जित गैस, जो भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रुपों की, तो यहाँ पर देखिए जो ग्रुप है,
ग्रुप है 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो ग्रुप है उसको फर्स्ट ए से लेकर 7A में डाला गया है। ठीक है, आप नज़र अगर आ रहा होगा तो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर अगर मैं इसको ऐसे करूं, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो क्या है भाई, वो किस में डाला गया है, 1A से लेकर, ठीक है, क्या है 1A से लेकर 7A में रखा गया है। ठीक है, 1 से लेकर 7 ग्रुप को 1A से लेकर 7A में रखा गया है। ठीक है, चलिए ये बातें हैं, पहली बातें। दूसरी बातें, ग्रुप के बारे में बात चल ही रही है तो ग्रुप नंबर 8 9 और 10, ग्रुप नंबर 8 9 10 को 8B में रखा गया है। ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 8 9 10 8B। ठीक है, आपको शायद वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा और कहीं किसी में लिखा होगा तो अलग बात है। मैं 1 मिनट दूसरा जो है वो एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, अगर उसमें लिखा हो तो आपको प्रॉपर देखना चाहिए। चलिए, इसमें तो खैर नहीं दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक इसमें लिखा है। ठीक है, चलिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक इसमें लिखा है। चलिए तो देखिए ये लिखा है 1, यहाँ से लेकर ये आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसको किस में रखा गया है, 1 से 7 तक 1A से लेकर 7A तक रखा गया है, वो आप देख सकते हैं। फिर जो 8 9 और जो 10 है, जो आपके आयरन कोबाल्ट और निकिल का जो स्थान है, फेरस कोबाल्ट निकिल, जो आयरन कोबाल्ट निकिल है, इनको किस में रखा गया है, आपके 8 किस में, बी में, किस में रखा गया है, 8B में रखा गया है। तो ये देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको याद रखनी है सारी बातें। ठीक है, बोलते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वही है, 8B में रखा गया है। ठीक है, मैं भी इधर से आपका जो पीरियोडिक टेबल देख ही रहा हूँ। ठीक है, ये इसका पीरियोडिक टेबल वहाँ पे जो है प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए चलिए ग्रुप नंबर 11 से लेकर आपका 17, अगर ग्रुप नंबर अगर बात करें 11 से लेकर 17, 11 से लेकर 17 को 1B to 7B तक रखा गया है। ठीक है, 11 से लेकर 17, ये 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, तो वही आ जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक किस में रखा गया है, 1B to 7B पर ये रखा गया है। और वहीं पर अगर बात करें तो अंतिम को ग्रुप नंबर 18 को किस में रखा गया है, 8A में रखा गया है, 8A में रखा गया है। ठीक है, किस में रखा गया भाई साहब, 8A में। तो अंतिम ग्रुप जो, सॉरी ये चौथे नंबर पर ग्रुप नंबर 18,
ग्रुप 18, 18 को किस में लिखा गया है, आपका 8A में रखा गया है। ठीक है, तो यहां से कई बार क्वेश्चन निकल जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से, ठीक है, ग्रुप नंबर, या फिर आपको एक कोई भी उठा के पूछ दिया जाएगा, जैसे आपको मैग्नीज का पूछ दिया जाएगा, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम या मैग्नीज, या आपका बोल सकते स्टोनियम बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी सा उठा के अगर पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से मैग्नीशियम इस ग्रुप के अंदर है, ऑप्शन रहेगा आपका 1A, 1C1, 8B, 8A वगैरह वगैरह, या फिर बोला जाएगा हेलोजन फैमिली के जो गैसें हैं, इसको हम हेलोजन फैमिली होता है एक्रिक गैस, एक्रिक फैमिली के एक्रिक गैस जो है, ठीक है, उसको किस ग्रुप में रखा गया है, 8A, या हेलोजन फैमिली के ग्रुप को किस में रखा गया है, तो 1B से 7B। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको याद रखनी। हालांकि इतना ज़्यादा टफ में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब हो सकता है भाई आप देखिए, ये जो जितने भी मैं बोल रहा हूँ जो आपकी क्लासेस लग रहे हैं, जो आपका क्लास चल रहा है, वो क्लास क्या है, वो आप CGPSC के लिए भी है, CG व्यापम के लिए भी है, रेलवे, SSC, बैंक, अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उनमें ये जो है काम आएगा, उनमें जो है आप एग्ज़ाम इससे दिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉपर में CGPSC के लिए, प्रॉपर व्यापम के लिए ऐसा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई ग्रुप की। अब बात करेंगे पीरियड की, ठीक है, क्योंकि भाई साहब ने मोस्टली साहब ने क्या पीरियड और ग्रुप में बांटा गया था, ठीक है, किसमें, पीरियड और जो है ग्रुप में। तो 18 जितने भी ग्रुप हैं उनकी जो है अच्छी अच्छी बातें, जो भी बातें थी, ठीक है, वो हो चुकी हैं। 7 पीरियड की बातें करेंगे, साथ ही साथ ये ख़त्म हो जाने के बाद हम जो देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्व, हाँ, एक और ब्लॉक के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, जिसे आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आगे तो मैं खैर मैं बताऊँगा, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो जो ब्लॉक के बारे में बात करें तो ये ये भी आएंगे। ये क्या है, आपका एस ब्लॉक होगा, ठीक है, तब पी ब्लॉक होगा, या डी ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक होगा, इस प्रकार से हम बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम ब्लॉक के बारे में कल की क्लास में, देखिए कल की क्लास में डिस्कस होगा, आज की क्लास यहीं पर रखेंगे। कल के क्लास में एक तो पीरियड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, दूसरा ग्रुप के बारे में बात करेंगे, और तीसरा थर्ड नंबर में आपके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, उनमें जो वन लाइनर फैक्ट जो होंगे उसमें हम बात करेंगे। वन लाइनर फैक्ट लिखेंगे, जिस 15-20 जितने भी वन लाइनर फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण है उसको जो है लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। तब तक आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल CG कॉम्पिटिटर्स, और आप देख रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री का और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सेकंड पार्ट, यही होता है आपका समाप्त, ठीक है। तो कल आप लोगों से फिर से मैं मुखातिब होऊंगा, फिर से मैं आऊँगा, फिर बने रहेंगे आप लोगों के साथ, और जो है नेक्स्ट हम चलेंगे पार्ट 3 में, तब कंटिन्यू करेंगे। चलिए, धन्यवाद गाइस, धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।